हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि किसी देश का विकास सामान्यतः किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? हमने देखा था श्रीलंका की स्थिति बेहतर है। एक देश में सिर्फ 4 ही परिवार हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000 रुपए। तो 3 परिवारों की आय इतनी है। 3 परिवारों की आय इतनी है और चौथे परिवार की हम x मान लेते हैं और हमने कितने परिवारों की निकाली थी? 4 की। ये है 5,000 रुपए। तो आपकी x की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। इसको इससे सॉल्व कर देंगे, ये 20,000 रुपए बन जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 और 3 14,000। तो x कितना हुआ आपका? x हुआ 6,000 रुपए। आपके चौथे परिवार की आय है 6,000 रुपए। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का उपयोग करता है? वो आय का उपयोग करता है। इसकी सीमाएं यदि कोई है तो वो सीमाएं क्या हैं? सीमाएं ये हैं, एक उच्च आयु वाले देश होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं और निम्न आय वाले कुछ देश होते हैं। तो ये क्या करते हैं? जिनकी डॉलर्स में है, ये 39,300 से ज्यादा जिनकी डॉलर में आय है वो हो गए विकसित देश। उच्च आय वाले, मध्यम वर्ग वाले, निम्न वर्ग वाले वो हो गए जिनकी $2,500 से कम है और इसके बीच वाले हो गए सारे मध्यम वर्ग के। तो सीमाएं ये हैं इन मापदंडों की। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? ये मानव विकास को देखते हैं, ये सिर्फ आय को नहीं देखते, ये साक्षरता दर को भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, मोर्टेलिटी कितनी है, साक्षरता दर कितना है और आयु, जन्म के समय संभावित आयु कितनी है। ये बहुत सारी चीजें देखते हैं और विश्व बैंक सिर्फ और सिर्फ औसत आयु को देखता है। औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे लोगों की आय को हम देखकर एक किस पर पहुंच जाएं, एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। इसका प्रयोग करने की सीमाएं हैं, इसका प्रयोग करने की सीमाओं के बारे में आप देख लेंगे और विकास से जुड़े अपने उदाहरण कुछ दे देंगे। इसके बाद ये बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी मानव विकास क्रमांक केरल का हरियाणा से ऊपर है। तो इससे आपको क्या पता चला कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल भी नहीं है। तो राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सहमत हैं, राज्यों की तुलना करने के लिए क्या देखना चाहिए? हमें साक्षरता दर देखनी चाहिए, कितने 8वीं के बाद कितने बच्चे स्कूल जाते हैं वो देखने चाहिए। शिशु इन्फेंट मोर्टेलिटी जो होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, वो सब देखना चाहिए। हम सहमत हैं और इसी बारे में आप लोग चर्चा कर लेंगे आगे। उसके बाद बोलते हैं कि भारत के जो लोग हैं ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं और आज से 50 वर्ष बाद क्या हो सकता है? हम सोलर एनर्जी का, हम पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, हम भूमिगत जल का, हम कच्चे तेल के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें यदि हमने देखकर नहीं किया तो आज से 50 वर्ष के बाद ये सब समाप्त हो जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा अपने बच्चों को देने के लिए। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस पेस पर विकास हो रहा है, जिस लेवल पर हम विकास करते जा रहे हैं, यदि हमने धारणीयता नहीं बरती तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन अभी भी हैं, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है कि लोगों के पास अब इतना है कि जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन कोई लालची होकर ये चाहे कि मैं औरों से ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं औरों से ज्यादा घूमूं, तो हमारी धरती इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बारे में चर्चा कर लेंगे। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनानी है आपको जो आसपास आपने देखे हो, रियल लाइफ एग्जांपल से, कि आपके यहाँ का पानी खराब हुआ है, हवा खराब हुई है, क्या हुआ है। ये सब आपको दे रखा है और आपको देखना है कौन सा देश सबसे ऊपर है
और कौन सा सबसे नीचे है। यहाँ पर HDI दे तो रखा है और यही ग्राफ हमने डिस्कस किया था। श्रीलंका सबसे ऊपर है और क्या सबसे नीचे है, पाकिस्तान सबसे नीचे है। ये केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सभी राज्यों का क्या है, BMI है। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, कि किसी की हाइट के हिसाब से, किसी की आयु के हिसाब से उसका वजन कितना है। तो किस प्रदेश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं, जिसका BMI संतुष्ट होगा, उसमें खाद्य पदार्थ और पोषण स्तर बराबर है। इस सब की तुलना आप कर लेंगे और इसी के साथ हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं यहीं पर। एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने आज अपने पहले अध्याय में विकास में क्या-क्या सीखा है। हमने देखा है कि विकास क्या है। विकास स्वास्थ्य के रूप में हो सकता है, शिक्षा के रूप में हो सकता है, जीवन की गुणवत्ता के आधार में हो सकता है, अर्थव्यवस्था के रूप में हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय होती है औसत आय, जिसे राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात के रूप में प्राप्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय आय होती है कि एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा कितनी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित की गई, उनका मूल्य कितना है। सकल राष्ट्रीय आय। ग्रॉस क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप आने वाले चैप्टर्स में आगे समझेंगे, इसको लेके इतना कंफ्यूज ना हो। शिशु मृत्यु दर होती है कि किसी वर्ष में 1000 बच्चे यदि पैदा हुए हैं तो 1 साल की आयु तक उनमें से कितने मर जाते हैं। ये शिशु मृत्यु दर है। साक्षरता दर कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से कितने साक्षर हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़ लिख सकते हैं किसी भी एक भाषा को। निवल अनुस्थिति अनुपात कि 8वीं कक्षा से ऊपर या 14-15 वर्ष से ऊपर कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। और कई वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम जिस हिसाब से अपने संसाधनों का यूज कर रहे हैं, वो स्तर धारणीय नहीं है। हमें उसे धारणीय बनाने की जरूरत है। इसी के साथ पहला अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। आप सबसे मिलेंगे अगले अध्याय में। स्टडी रूम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।